तो ये देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी में हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे और उसमें तीसरा 3 लेक्चर हम लोगों ने कवर करा था। आज इस चैप्टर का चौथा लेक्चर होगा जिसमें हम लोग इसे ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को। तो थोड़ा सा मेरी एनर्जी लेवल पे मत जाइएगा आज, क्योंकि मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है बोलने में भी और थोड़ा जो लो फील कर रही हूँ। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, क्योंकि पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने पल्मोनरी वॉल्यूम्स, पल्मोनरी कैपेसिटीज़ और ब्रीदिंग मैकेनिज़्म ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। अब देखिए गैसेस का ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है। तो हमें पता है कि हमें मेनली 2 गैसेस के ट्रांसपोर्ट पढ़ने हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारा ब्लड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें हमें ये देखना है कि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले ट्रांसपोर्ट 2 गैसेस का हमें पढ़ना है। पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखिए मोस्टली ये 2 तरीके से होता है, बाय ब्लड, ब्लड से तो होगा ही, बाय आरबीसीज एंड वी कैन से वाया लिखना है, वाया प्लाज्मा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ब्लड में 2 कंपोनेंट हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक आरबीसी और एक मतलब वी कैन से एक ब्लड कॉर्पसल्स और दूसरा क्या होता है, प्लाज्मा, ओके। लेकिन आरबीसी ही केवल ऐसा है जिसमें हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर सकता है, ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आरबीसी और प्लाज्मा देखिए 97% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो आरबीसी की हेल्प से होता है, वाया हीमोग्लोबिन, वी कैन से वाया हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जो 3% वो ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व हो जाती है प्लाज्मा में, और ये डिज़ोल्व स्टेट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अब आप ध्यान देना जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है वो वाया वी कैन से आरबीसीज, ठीक है, और दूसरा है वाया प्लाज्मा। इसको भी हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट आरबीसी से कितना होता है और प्लाज्मा से कितना होता है। तो आप समझना ये लगभग 75% के आसपास प्लाज्मा से होता है और लगभग 20-22% के आसपास आरबीसी से होता है। तो आरबीसी में हम देखेंगे वाया हीमोग्लोबिन ये होता है कार्बमिनो कंपाउंड्स या हीमोग्लोबिन कंपाउंड्स के फॉर्म में होता है, और ये लगभग होता है 20 से शायद कितना 22% दिया हुआ है आपके बुक में। कार्बमिनो हीमोग्लोबिन या हम कह सकते हैं आरबीसी 20 से 25% के आसपास होता है ये, ठीक है। और वाया प्लाज्मा, डिज़ोल्व इन प्लाज्मा, ये 2 तरीके से हो सकता है। पहला बाइकार्बोनेट फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और डिज़ोल्व इन प्लाज्मा। देखिए बाइकार्बोनेट तो प्लाज्मा के अंदर ही बनेगा, तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में सबसे ज़्यादा होता है ये 70% के आसपास, और प्लाज्मा में डिज़ोल्व होने का शायद 3% या 2% जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 7% है। तो वी कैन से कि इसका ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा से की हेल्प से मतलब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा से जाता है, प्लाज्मा के द्वारा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आरबीसी की हेल्प से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि जो आरबीसी है उसकी हेल्प से ये ऑक्सीजन 97% ऑक्सीजन आरबीसी की हेल्प से जाता है, और जो ये प्लाज्मा है 3%
और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप अच्छे से समझना। अब मैं जो समझाने जा रही हूँ उसको समझने के लिए आपको बस और बस बहुत ध्यान से एकदम अटेंटिव होकर देखना है ये लेक्चर, कि अब पहले देखते हैं कि ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। हमें तो ये पता है कि आरबीसी सबसे ज़्यादा जो है वो हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट, मतलब सॉरी ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से 97%, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम कैसे समझेंगे, तो पिछले लेक्चर में जो हमने आपको जो भी चीज़ें बताई थी, कौन सी वेन, कैसे कैसे डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस 2 जगह हुआ था, टिश्यू साइड पे और एल्वियोलाई साइड पे, वो डायग्राम मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ करने जा रही हूँ। तो सपोज़ करिए कि एक एल्वियोलाई मैंने यहाँ बना दिया, दिस इज़ द एल्वियोलाई एंड हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ द टिश्यू। तो यहाँ पे मैंने एक टिश्यू बना दिया। 2 जगह डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस होगा, ये तो हमें पता है, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस टू साइड्स पे होगा। एक एल्वियोलाई, चलिए ठीक है मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, दिस इज़ द एल्वियोलाई, और ये क्या है, टिश्यू है, ठीक है। अब देखिए क्या है, मैंने बताया था आपको कि टिश्यू लेवल पे सॉरी एल्वियोलाई लेवल पे क्या होगा, पल्मोनरी कैपिलरी होगा ना भाई। देखिए क्या होने जा रहा है, पल्मोनरी कैपिलरी। तो दिस इज़ व्हाट द पल्मोनरी कैपिलरी। आपको ये तो डायग्राम मैंने पिछले लेक्चर में बनाया था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये मैं बना दे रही हूँ सिस्टमिक कैपिलरी। थोड़ा मैं बड़ा इसलिए बना रही हूँ ताकि यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो ये मैंने बना दिया सिस्टमिक कैपिलरी एंड दिस इज़ व्हाट द पल्मोनरी कैपिलरी। बताइए मुझे, पल्मोनरी कैपिलरी रिजॉइन करके पल्मोनरी वेन्स बनाएगा, तो पल्मोनरी वेन्स किस में ओपन होगा, ये चीज़ आपको जानते रहना है। ये ओपन होगा लेफ़्ट आरिकल, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से, ये तो आपको पता है सिस्टमिक आर्टरी है ना, ये क्या है, सिस्टमिक आर्टरी। सब कुछ डायग्राम में वही बना रही हूँ। ये पल्मोनरी वेन है, कैसा ब्लड है पल्मोनरी वेन में, ऑक्सीजनेटेड। सिस्टमिक आर्टरी में भी ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। आर यू गेटिंग ऑल दिस पॉइंट्स, बिकॉज मैं आई हैव डिस्कस ऑलरेडी, और ये सब चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। जब ये सिस्टमिक कैपिलरी, मैंने लिख दिया ये सिस्टमिक कैपिलरी है, ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट द पल्मोनरी कैपिलरी, और ये क्या है पल्मोनरी कैपिलरी है। तो अब हम लोग देखते हैं कि होने क्या जा रहा है एक्चुअल में। अब ये देखिए, ये सिस्टमिक कैपिलरी रिजॉइन करके सिस्टमिक वेन बनाती है ना। और सिस्टमिक वेन कहाँ ओपन, सिस्टमिक वेन का मतलब वही 2 ग्रेट वेन्स, आपको पता है ग्रेट वेन्स इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा को कहते हैं। ये किस में ओपन होगा, ये राइट आरिकल और ये राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये ओपन होने जा रहा है ये क्या है बताइए मुझे, ये सिस्टमिक वेन है ना, दिस इज़ द सिस्टमिक वेन। कैसा ब्लड है बताइए, सिस्टमिक वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये पल्मोनरी आर्टरी, कैसा ब्लड है इसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आर यू गेटिंग दिस। देखिए यही चीज़ हमने बनाया है कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, सब कुछ एकदम अच्छे से आ रहा है समझ में, ओके। अब एक बात बताइए, एकदम ध्यान से समझना है आपको। एल्वियोलाई में एक तो होता है डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस, जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। एल्वियोलाई में उल्टा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। दैट मीन्स कि जो सिस्टमिक कैपिलरी है, सॉरी पल्मोनरी कैपिलरी विल लूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड गेन ऑक्सीजन, करेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि ये डिफ्यूज़न सिंपल डिफ्यूज़न होगा। तो यहाँ पे जब पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमने एक बात आपको बताई है कि ये ब्लड, इस ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। हीमोग्लोबिन है, मतलब यहाँ से अब जो ब्लड जाएगा, वो किस कंडीशन में जाएगा, किस स्टेट में जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है कि नहीं। यहाँ पे जो ब्लड जाएगा वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ये गेन कर रहा है ना,
जब ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो इसका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड, क्योंकि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है। अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यहाँ से जो ब्लड जा रहा है वो किस फॉर्म में जा रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जा रहा है। आर यू गेटिंग दिस? ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सिस्टमिक कैपिलरी है, मतलब यहाँ पे ब्लड है। ब्लड में तो दो चीज़ होएगा, एक तो इसकी आरबीसी है, मैं आरबीसी को बना दे रही हूँ सबसे पहले, ये आरबीसी है। अब देखिए ब्लड में क्या है, आरबीसी है, तो मैंने इसको आरबीसी। अब एक बात बताओ, ये टिश्यू है, टिश्यू में क्या है बताइए मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है कि नहीं, और ऑक्सीजन कम है। यही होता है ना, टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होता है, जबकि यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है, इस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो सिंपल डिफ्यूज़न यहाँ होगा। लेकिन ये होगा कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन, इसमें सिस्टमिक कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड कम और ऑक्सीजन ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूज़न होगा। सिंपल डिफ्यूज़न कैसे होगा, पहले इस बात को समझना है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट बहुत ध्यान से देखना है। डोंट थिंक कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, फिर कभी ये चीज़ भूलेंगे नहीं आप। ओके, सबसे पहले क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कैसा हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैसा हीमोग्लोबिन है, मैंने कि ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बना दिया है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से बाइंड किया है। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे आप एक चीज़ जानना कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल दैन ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है ऑक्सीजन से। कहीं पे भी वो प्लाज्मा में ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा सॉल्युबल है कार्बन डाइऑक्साइड एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डिफ्यूज़ होगा, ठीक है, टिश्यू में। पहले भाई देखिए ये क्या है, टिश्यू फ्लूइड है ना, यही तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसी को तो हम लिम्फ कहते हैं यहाँ पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले यहाँ आएगा और आ गया आपके प्लाज्मा में। कहाँ पे आ गया, प्लाज्मा में। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया प्लाज्मा में। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में आ गया, क्योंकि यहाँ पे कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लाज्मा में आया तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा आरबीसी में, क्योंकि आरबीसी के अंदर एक चीज़ हो रही है, आरबीसी के अंदर क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करा के क्या बना देगा, बाइकार्बोनिक, या वी कैन से कार्बोनिक एसिड। और ये एंजाइम का नाम बताइए मुझे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। 1 मिनट मुझे देखने दीजिए, आप देख पा रहे होंगे कि नहीं। हाँ ठीक है, इट इज़ विजिबल ईजिली। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके आरबीसी के अंदर होगी ना, ये चीज़ तो हमें पहले से पता है, आरबीसी के अंदर हमें पता है कि ये रिएक्शन होने जा रही है। टिश्यूज़ आर प्रोड्यूसिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से होते हुए प्लाज्मा में आया, 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजॉल्व हो गया, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर गया, उसने वाटर से रिएक्ट करके बाइकार्बोनिक एसिड बना लिया। अब एक बात बताओ आप मुझे, ये बाइकार्बोनिक एसिड, अभी मैं हीमोग्लोबिन का रोल ही मिटा दे रही हूँ, ये बाइकार्बोनिक एसिड भी, या वी कैन से जो कार्बोनिक एसिड है वो H+ और HCO3- में भी डिज़ोल्व होता है। यहाँ पे भी एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज लगता है, यहाँ पे भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज लगता है ना। एक बात बताओ कि टिश्यूज़ आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर ये कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर रह जाएंगे, तो क्या ये टूटेगा फर्दर, ये बाइकार्बोनिक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो पाएगा, प्रोडक्ट फर्दर बन पाएगा? नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है कि अगर सराउंडिंग में मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया, अगर सराउंडिंग में आयन ज़्यादा है तो आयन कम प्रोड्यूस होंगे, या फिर वी कैन से कि प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है तो उसका प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेना है ताकि टिश्यू से हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले सकें। तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कब लेंगे, जब ये एंड प्रोडक्ट यहाँ से हटे, जब ये एंड प्रोडक्ट यहाँ से हटेगा तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक बाइकार्बोनेट क्लोराइड आयन एक्सचेंजर होता है, वो क्या करता है, अब मेरी बात एकदम अच्छे से आपको समझना है। ये चीज़ कहाँ हो रही है, आरबीसी के अंदर।
अब ये H+ अगर यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा, H+ अगर यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा तो pH काफ़ी बढ़ जाएगा, सॉरी pH काफ़ी घट जाएगा, और pH घट जाएगा तो बहुत सारे सिस्टम डैमेज हो सकते हैं। तो H+ को तो पहले यहाँ से हटाना है। H+ को हटाता कौन है? H+, आपको पता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। एक तो वो ऑक्सीजन कैरी करता है, दूसरा वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन ऑल्सो एक्ट एज बफर, वो क्या करता है? बफर की तरह काम करता है। तो इस H+ को यहाँ से हटाने का काम कौन करेगा? हीमोग्लोबिन। अब आप कहोगे कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन ही तो है ना। तो मान लीजिए ये हीमोग्लोबिन है और ये प्रोटीन है, तो किसकी बनी है? अमाइनो एसिड्स की। कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो इस H+ को क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस H+ को हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। इस H+ को हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, मतलब हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर। तो आप देखिए हीमोग्लोबिन कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उस H+ को ले लेगा, ठीक है। अब चलिए H+ तो चला गया, H+ तो वी कैन से फ्री फॉर्म में नहीं है अब ये, लेकिन ये तो है ना HCO3-। HCO3- है, एंड प्रोडक्ट हटाना है। अगर HCO3- यहाँ पे रहा तो ये बाई का वी कैन से जो कार्बोनिक एसिड है वो टूट नहीं पाएगा, क्योंकि एंड प्रोडक्ट डिपॉजिट हो रहा है। तो HCO3- को यहाँ से एक एक्सचेंजर है, वो HCO3- बाहर आ जाता है, आरबीसी से बाहर आ जाता है। अब देखिए HCO3- आरबीसी से बाहर आया, लेकिन आप बताओ H+ तो आरबीसी के अंदर ही है ना, हीमोग्लोबिन तो आरबीसी के अंदर ही है। तो H+ है, मतलब पॉजिटिव आयन जाता है, लेकिन नेगेटिव आयन मूव कर गया। नेगेटिव आयन की मूव करने की मजबूरी थी कि वहाँ पे अगर वो एंड प्रोडक्ट रहेगा तो वी कैन से कि प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, मेन प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, और वी कैन से कि रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम नहीं हो पाएगा। तो HCO3- की तो मजबूरी थी बाहर आना, है कि नहीं। और HCO3- बाहर अगर आ गया तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी इसका डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन तो उसी के अंदर है और नेगेटिव आयन चला गया। तो इस नेगेटिव आयन को मेंटेन करने के लिए, और वी कैन से सेल की इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड अंदर आता है। जितना बाइकार्ब आयन बाहर जाता है उतना क्लोराइड आयन अंदर आता है। बस समझिए, उतना क्लोराइड आयन कहाँ आ गया? अंदर आ गया, उतना क्लोराइड आयन अंदर आ गया। इसी को हम लोग कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स इफेक्ट। क्या कहते हैं? हैमबर्गर्स इफेक्ट। आरबीसी से मतलब प्लाज्मा से क्लोराइड आयन का आरबीसी के अंदर जाना, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? ओके। अब क्या होगा? अब हमें पता है कि चलो बाइकार्बोनेट जो आरबीसी के अंदर था वो भी प्लाज्मा में आ गया ना। तो बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड यही कार्बन डाइऑक्साइड तो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, ये भी प्लाज्मा में आ गया। और ये कितना बताया था मैंने? 70%। और डिजॉल्व इन प्लाज्मा वाला कितना है? 7%, है ना। अब एक बात बताओ आप मुझे कि ये जो है दूसरी चीज़, आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, आरबीसी के अंदर कुछ और, अब हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के थ्रू भी जाता है, किसमें? हीमोग्लोबिन से बाइंड करके कार्ब अमीनो कंपाउंड। तो कार्ब अमीनो कंपाउंड में कैसे जाएगा? जैसे मान लीजिए हीमोग्लोबिन है, कुछ 25% या 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड वो हीमोग्लोबिन भी कैरी करेगा उसको, है ना। कैसे कैरी करेगा? जैसे मान लीजिए हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन है, मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, ये हीमोग्लोबिन है, और हमने आपको बताया कि कुछ हीमोग्लोबिन H+ को कैरी किया है, बफर की तरह भी काम कर रहा है ना। इसके कुछ अमाइनो एसिड बफर की तरह H+ को भी कैरी किए हैं, ओके। अब क्या होगा कि जैसे हीमोग्लोबिन है तो ये अमीनो एसिड से बना है। मान लीजिए एक अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड में NH2 होता है ना। अमीनो एसिड का मतलब एक अमाइनो ग्रुप तो होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो देखिए, मान लीजिए कि ये एक अमीनो एसिड है और एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना। तो या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो NH है ये NHH है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो इसका N है वहाँ पे जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाएगा? जुड़ जाएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, इसको हम कहेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो देखिए इस NH2 ग्रुप से जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया, तो 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से भी ट्रांसपोर्ट होता है। अब पूरी चीज़ आपको पहले देख लेना है। मुझे महसूस हो रहा है कि आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन पहले इसको हम समराइज़ करते हैं। पहले क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से गया, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में, ये तो प्लाज्मा ही है ना, प्लाज्मा में डिजॉल्व हो गया लाइक 7% के आसपास। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गया आरबीसी में, उसने वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाया, बाई कार्बोनेट आयन बना, बाई कार्बोनेट आयन बाहर आ गया, ठीक है, और उतना ही क्लोराइड आयन अंदर गया, है ना। H+ को हीमोग्लोबिन ने कैरी कर लिया, बफर की तरह काम किया। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से भी ट्रांसपोर्ट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो चलिए इस यहाँ पे अब मैं बना दे रही हूँ, ये आरबीसी को मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ, आरबीसी को मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए हीमोग्लोबिन बनाया मैंने, हीमोग्लोबिन में ये NHCOOH बना दिया मैंने, क्योंकि CO कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्ब अमीनो, और इसने प्रोटॉन को भी कैरी किया हुआ है, इसने प्रोटॉन को भी कैरी किया हुआ है क्योंकि बफर की तरह काम कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस? बस देखिए मेरा जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ उसको देखिए, हो सकता है ये लिटिल बिट थोड़ा सा आपको हौच पौच दिख रहा हो, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना, ओके। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये ऑक्सीजनेटेड है कि नहीं? यहाँ से आया था, मैंने शुरू में ही बताया था ऑक्सीजनेटेड है। देखिए मेरी बात ध्यान सुनना है, प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन कैन नॉट होल्ड ऑक्सीजन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अब हीमोग्लोबिन प्रोटोनेटेड जैसे ही होता है, जैसे ही हीमोग्लोबिन प्रोटोनेटेड होता है, वो ऑक्सीजन को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता। प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन कैन नॉट होल्ड ऑक्सीजन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, और जैसे ही प्रोटॉन जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड करना शुरू किया, वैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, वैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। तो बताइए यहाँ पे ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? ये टिश्यू को, मतलब मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द टिश्यू, ठीक है, or we can say peripheral tissues are producing more and more carbon dioxide, and due to which more and more oxygen are going to be delivered to the peripheral tissue, ठीक है, going to deliver to the peripheral tissue। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, देखना मेरी बात ध्यान सुनना, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा उतना ही H+ बनेगा, और जितना H+ बाइंड करता गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, उतना ही ऑक्सीजन वहाँ से टूट के डिसोसिएट होके कहाँ पे आ गया? टिश्यू के पास आ गया। मतलब ये यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन हुआ कि डिसोसिएशन हुआ? डिसोसिएशन हुआ। क्या हुआ? डिसोसिएशन हुआ। तो टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन हुआ। आर यू गेटिंग एवरीथिंग? ओके। तो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होके कहाँ पे आ गया? अच्छा, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन होगा तो कर्व किधर शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से एफिनिटी बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है। ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से एफिनिटी घट रही है, तभी तो ऑक्सीजन रिलीज हो जा रहा है ना हीमोग्लोबिन से। तो ये कर्व शिफ्ट होता है राइट की तरफ। तो टिश्यू लेवल में कर्व, टिश्यू साइड पे कर्व किधर शिफ्ट होगा? राइट की तरफ। तो ये ऑक्सीजन रिलीज हो गया। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है। ऑक्सीजन किसकी वजह से डिसोसिएट हुआ? ऑक्सीजन किसकी वजह से डिसोसिएट हुआ? किसकी वजह से डिसोसिएट हुआ? ये डिसोसिएट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। भाई देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो H+ नहीं बनता, और H+ नहीं बनता तो ऑक्सीजन डिसोसिएट नहीं होता। तो वी कैन से कि ये इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू डिसोसिएट ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू द पेरिफेरल टिश्यूज इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। मतलब बोहर्स इफेक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का रिलीज होना। सिंपल सा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का टिश्यूज को रिलीज होना इज द बोहर्स इफेक्ट। नथिंग मोर देन दैट। कुछ भी यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बोहर्स इफेक्ट कहाँ किससे रिलेटेड है? टिश्यू साइड से रिलेटेड है, सिस्टमिक कैपिलरी से रिलेटेड है। बोहर्स इफेक्ट इज रिलेटेड विद द सिस्टमिक कैपिलरी। आर यू गेटिंग दिस? ओके, चलिए सब सारा का सारा अब हम देखते हैं। ये ब्लड अब बताइए मुझे, दिस इज द रीज़न वाई
वी कैन से वेनस ब्लड का पीएच कम होता है एज कंपेयर टू द आर्टेरियल ब्लड। दिस इज द रीज़न वेनस ब्लड का पीएच, क्योंकि यहाँ पे H+ कंसनट्रेशन ज़्यादा है ना। अब ये जो वेनस ब्लड है उसका पीएच होता है 7.36 के आसपास, आर्टेरियल ब्लड का पीएच होता है 7.4 के आसपास। तो वी कैन से कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे H+ ज़्यादा है तो पीएच कम होगा ना। H+ कहाँ से आया ये तो हमें पता है, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न वाई pH ऑफ वेनस ब्लड इज़ लिटिल बिट लो एज कंपेयर टू द आर्टीरियल ब्लड। ओके, आर यू गेटिंग दिस नाउ? अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे राइट आरिकल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, और फिर आगे हम किस में आगे ये आगे आपका दूसरा जो डिफ्यूज वो ट्रांसपोर्ट होने जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात ये है कि क्लोराइड, अब देखिए मान लीजिए ये आरबीसी है, ये आरबीसी मैंने ऐसे, चलिए मैं आरबीसी को वो बना दे रही हूँ, सर्कुलर बना दे रही हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। अब आरबीसी में देखिए मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लाज्मा से ही ट्रांसपोर्ट होना है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में और डिजॉल्व इन प्लाज्मा। और ये हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन तो डिसोसिएट हो गया। इसके पास H+ है, ये हाइड्रोजन आयन से बाइंड किया है, और इसके पास कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है ना, ये है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ओके, आर यू गेटिंग दिस? अब क्या होगा, जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है ना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब पता है क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से ऑक्सीजन जब अंदर आएगा तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अब देखिए जब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ वाला कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा पहले, फिर बाकी सारे कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लाज्मा में है, ये तो आरबीसी के अंदर का था, बाकी सब प्लाज्मा में है। तो फिर से क्या होगा, जो क्लोराइड अंदर था ना वो क्लोराइड बाहर चला जाएगा, और जो बाइकार्ब अंदर आ जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन अंदर आ जाएगा, और बाइकार्बोनेट आयन H+ से H+ यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब H+ कैसे रिलीज होगा हम बताएंगे भी आपको। तो कभी कभी बच्चे बड़ा वो होते हैं, क्लोराइड शिफ्ट केवल आरबीसी लेवल, वी कैन से सिस्टमिक कैपिलरी से रिलेटेड नहीं है, क्लोराइड शिफ्ट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द पल्मोनरी कैपिलरी। सिस्टमिक कैपिलरी में क्लोराइड शिफ्ट जो है, क्लोराइड शिफ्ट में क्या हुआ, क्लोराइड आयन आरबीसी से प्लाज्मा में गया था, लेकिन पल्मोनरी कैपिलरी में ये वी कैन से आरबीसी सॉरी इसमें प्लाज्मा से आरबीसी में गया था सिस्टमिक कैपिलरी में, लेकिन यहाँ पे आरबीसी से प्लाज्मा में जाएगा। तो क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स इफेक्ट इज रिलेटेड विद द सिस्टमिक कैपिलरी एज वेल एज पल्मोनरी कैपिलरी। फिर क्या होगा, अब एक बार क्या हुआ था, इस प्रोटॉन ने ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से भगाया था। हमने बताया था कि प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन कैन नॉट होल्ड ऑक्सीजन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो एक बार प्रोटॉन ने हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को भगाया था। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ से आएगा और हीमोग्लोबिन से यहाँ बाइंड करेगा। आपको पता है ना, लंग्स में ऑक्सीजन बाइंड करता है ना हीमोग्लोबिन से, और अब वो प्रोटॉन को भगाएगा, ठीक है, उसके दिन आ चुके हैं। तो एक बार ऑक्सीजन को प्रोटॉन ने भगाया था, अब ऑक्सीजन आके प्रोटॉन को भगाएगा। प्रोटॉन जब यहाँ से निकल गया तो ये बाइकार्बोनेट आयन से मिलके बाइकार्बोनिक एसिड बना लेगा, और फिर वो डिसोसिएट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। तो बताइए मुझे कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे, किसकी वजह से बाहर गया? ऑक्सीजन की वजह से ना। कार्बन डाइऑक्साइड किसकी वजह से बाहर गया? यहाँ पे ऑक्सीजन किसकी वजह से टिश्यू को मिला था? यहाँ पे ऑक्सीजन किसकी वजह से टिश्यू को मिला था? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, है कि नहीं? तो इसको हमने बोहर्स इफेक्ट कहा था। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को कैसे मिलेगा? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चला जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। किसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को जा रहा है? किसकी वजह से जा रहा है? ऑक्सीजन की वजह से। तो वी कैन से यहाँ पे ऑक्सीजन एसोसिएशन हो रहा है ना, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन हो रहा था। तो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फ्रॉम बाइकार्बोनेट कंपाउंड्स, रिलीज, मेरी बात ध्यान सुना, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन
फ्रॉम बाइकार्बोनेट कंपाउंड्स एंड फ्रॉम प्लाज्मा टू द एल्वियोलाई, इनटू द एल्वियोलाई, ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग, ड्यू टू ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग इज नोन एज हेल्डेंस इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको हम? हेल्डेंस इफेक्ट कहते हैं। हेल्डेंस इफेक्ट का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, ठीक है, और ऑक्सीजन किसकी वजह से रिलीज हुआ? ऑक्सीजन की बाइंडिंग, क्योंकि ऑक्सीजन ना बाइंड करता, ठीक है, तो ये प्रोटॉन यहाँ से नहीं निकलता। प्रोटॉन निकला तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को उसने बना के बाहर भेज दिया। तो ये क्या था? हेल्डेंस इफेक्ट। हेल्डेंस इफेक्ट इज रिलेटेड विद द पल्मोनरी कैपिलरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे एक बात बताइए, हेल्डेंस इफेक्ट किससे रिलेटेड है? पल्मोनरी कैपिलरी से। तो पल्मोनरी कैपिलरी से में से हेल्डेन इफेक्ट रिलेटेड है, और सिस्टमिक कैपिलरी से बोहर्स इफेक्ट। सिंपल है, बोहर्स इफेक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऑक्सीजन का डिसोसिएशन, और यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, ठीक है, वो हेल्डेंस इफेक्ट है। अब बताइए, सिस्टमिक कैपिलरी में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन हो रहा था और पल्मोनरी कैपिलरी में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन हो रहा था, और पल्मोनरी कैपिलरी में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन हुआ। तो इसको हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से एफिनिटी बढ़ रही है, वी कैन से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी बढ़ रही है, तो कर्व लेफ्ट शिफ्ट होगा, और यहाँ पे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी घट रही है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा। बात समझ में आ चुकी है? बहुत सिंपल है। अब एक बात बताओ कि मैंने ये सब क्यों बताया? क्योंकि अगर अब हम कर्व की बात करेंगे तो कर्व कैसे होगा, तो देखिए, बस एक बार इसको थोड़ा सा टाइम देके पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम की कोई शॉर्टेज नहीं है, खास शॉर्टेज नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिए, एक जो एक्स एक्सिस है, एक मिनट, जो एक्स एक्सिस है उस पे हमने पार्शियल प्रेशर ड्रॉ करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ड्रॉ करना है, और वाई एक्सिस पे हमें परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन ड्रॉ करना है। तो दिस इज़ द, देखिए ध्यान से समझना, ये हमें ड्रॉ करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mmHg में एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमें ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए, ये आपका कर्व कैसा बनता है? कर्व बनता है सिग्मोइडल कर्व में आपका ये कर्व बनेगा ऐसे। ये कर्व किधर है? ये राइट साइड है। बताइए राइट कहाँ पे होगा? एट टिश्यू साइट, ठीक है। और ये लेफ्ट की तरफ क्या होगा? एट एल्वियोलर साइट। एल्वियोलर साइट में लेफ्ट की तरफ होगा, एल्वियोलर साइट में ये लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, कौन कौन से फैक्टर्स को लेफ्ट और राइट, ये देखिए ध्यान से, ये है 97%। अब आप कहोगे 100% क्यों नहीं भाई? देखिए 97% सैचुरेशन ही तो होता है ना आरबीसी के थ्रू, 3% तो प्लाज्मा से जा रहा है ना, वो 3% ऑक्सीजन तो प्लाज्मा से जा रहा है, तो 100% सैचुरेशन तो नहीं हो रहा है ना 97%। ये इसको हम लोग कहते हैं P50। अरे जल्दी बताओ ना P50 क्या है? वो एंजाइम वाला डायग्राम आपको याद है? हमने बताया था ये Vmax था, Vmax, और ये हमने बताया था Km वैल्यू। तो हमने बताया था Vmax का मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, जहाँ पे एंजाइम सारे एक्टिव साइट से फुल हो जाएगा। Km वैल्यू इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट था, जहाँ पे एंजाइम की वेलोसिटी अपने मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ हो जाती है। सेम इसी तरीके से व्हाट इज़ द P50? P50 ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर है, P50 ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, जहाँ पे 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होता है, 50%, ठीक है, जहाँ पे हम कह सकते हैं 50% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड विद द ऑक्सीजन। बहुत सिंपल है, P50 हम उसी को कहते हैं।
तो बताइए मुझे, हमने ये बताया था कि अगर Km वैल्यू बढ़ती है तो एंजाइम की सबस्ट्रेट से एफिनिटी तो घट रही होती है ना। तो सेम इसी तरीके से क्या होगा, P50 बढ़ रहा है, तो बताइए क्या होगा, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी घटेगी, है कि नहीं। अगर P50 बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी घटेगी, मतलब ऑक्सीजन एसोसिएशन होगा कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, एफिनिटी घट रही है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन होगा। तो बताइए टिश्यू साइड पे P50 बढ़ रहा होता है कि कम हो रहा होता है, टिश्यू साइड पे P50 ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एफिनिटी घट रही होती है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन होता है। बहुत सिंपल, इसको दिमाग में रखना है कि टिश्यू साइड पे P50 ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर P50 ज़्यादा होगा, P50 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अफिनिटी बिटवीन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, ठीक है। तो P50 बढ़ेगा, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी घटेगी, ठीक है। तो यही है आपका P50 अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन होगा, P50 घट रहा है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन P50 घट रहा है मतलब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी बढ़ रही है, तो ये एल्वियोलाई में होगा, लंग्स में होगा, ठीक है। अब देखिए राइट कब शिफ्ट होगा कर्व, आप देखिए राइट को ऐसे राइट लिख लीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए जब H+ ज़्यादा है तब, जब टेम्परेचर, आप यहाँ से H उठा लीजिए, यहाँ से T उठा लीजिए, जब टेम्परेचर ज़्यादा है तब पहला, ठीक है। आपको पता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तब, क्योंकि टिश्यू लेवल पे राइट शिफ्ट होने का मतलब टिश्यू साइड पे हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, और जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तब तो ये राइट शिफ्ट होगा। और एक बात समझिए, क्योंकि टिश्यू लेवल पे भाई ये सब होता ही है, टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा है, टिश्यू लेवल, ये 4 चीज़ बस आपको याद रखनी है। जब H+ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, टेम्परेचर मतलब pH कम हो रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि जब pH कम हो रहा है, या हम कह सकते हैं इसको टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हाइपरथर्मिया, हाइपरकार्बिया, ठीक है। और जब ऑक्सीजन लो हो रहा है, सेम इसका उल्टा बना दो आप कि जब H+ घट रहा है, pH बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है। ये 4 फैक्टर आपको याद रखने हैं, सिंपल है, एकदम सिंपल है कि कब राइट शिफ्ट होगा और कब लेफ्ट शिफ्ट होगा। गॉट द पॉइंट, ओके। राइट से ही आप H+ ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है। और एक पता है G का मतलब क्या जानते हो, ग्लाइकोलिसिस का एक प्रोडक्ट होता है 2,3-BPG। अरे भाई बिस फॉस्फोग्लिसरेट ग्लाइकोलिसिस का ही प्रोडक्ट है ना। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि 2,3-BPG जब ज़्यादा है, G फॉर ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट वो क्या है 2,3-BPG, अगर ज़्यादा है तब भी कर्व राइट की तरफ, क्योंकि टिश्यू लेवल पे तो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है ना, तो प्रोडक्ट तो ज़्यादा ही होगा ना। टिश्यू लेवल पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा ग्लाइकोलिसिस का, तो 2,3-BPG ज़्यादा है तब भी कर्व राइट शिफ्ट होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द, वी कैन से, इसी को हम कहते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व। इट इज़ नॉट ओनली द डिसोसिएशन कर्व, इट इज़ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व। एसोसिएशन कहाँ होने जा रहा है, लंग्स में, और डिसोसिएशन कहाँ हो रहा है, टिश्यू में। P50 ज़्यादा है किसमें, टिश्यू साइड में, P50 कम है लंग, P50 ज़्यादा है मतलब ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से एफिनिटी कम होगी, मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाएगा, छूट जाएगा वहाँ से। आर यू गेटिंग दिस। अब एक चीज़ और ये है कि जैसे मैंने बताया कि ये टिश्यू है और ये एल्वियोलाई है। ईच 100 ml ब्लड, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बोलने जा रही हूँ। ईच 100 ml ब्लड delivers 5 ml ऑक्सीजन टू पेरिफेरल टिश्यूज, 5 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड, मतलब 100 ml ब्लड टिश्यूज़ को 5 ml ऑक्सीजन देता है, गॉट द पॉइंट। और वापस से टिश्यूज़ केवल 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड देता है और 100 ml ब्लड को, ठीक है। और ये 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड किसको जाएगा, एल्वियोलाई को, कार्बन डाइऑक्साइड तो एल्वियोलाई को जाएगा। समझने की बात ये है कि 100 ml ब्लड delivers
5 ml ऑक्सीजन टू द पेरिफेरल टिश्यूज़, और पेरिफेरल टिश्यूज़ 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड 100 ml ब्लड को देता है ताकि वो एल्वियोलाई को दे सके कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल ये है कि अगर ऑक्सीजन 5 ml जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड 4 ml ही क्यों आ रहा है? 1 ml ऑक्सीजन कहाँ गया? 1 ml ऑक्सीजन भाई देखिए टिश्यू में हो क्या रहा है, टिश्यू में ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, तो ग्लूकोज वगैरह टूटेगा, कार्बन एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो 1 ml ऑक्सीजन वाटर में चला गया। ठीक है, बात अच्छे से इसको समझना। तो ईच 100 ml, इस बात को याद रखना, ईच 100 ml ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑक्सीजन टू द पेरिफेरल टिश्यूज़। इन रिटर्न वी कैन से कि जो टिश्यूज़ से है वो 4 ml ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड देती है 100 ml ब्लड को ताकि वो एल्वियोलाई को डिलीवर कर सके। अब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा ही दिया है, बता दिया है। वो वाला रिएक्शन आपको याद रखना है। रिएक्शन क्या कि जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला जो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला वाटर वाला रिएक्शन, ये तो हमने बहुत जगह पढ़ा है ना। कार्बोनिक एसिड बनता है और ये फिर इसमें बाइकार्बोनिक। अब देखिए, अब सवाल ये है कि दोनों जगह कार्बोनिक एनहाइड्रेज लगते हैं। अब क्या ये रिएक्शन कहाँ होती है? आरबीसी में। लेकिन याद रखना, क्या कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसी में ही होता है? नहीं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का कुछ वॉल्यूम प्लाज्मा में भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। दिस एंजाइम, देखिए, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम एंजाइम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू। प्लाज्मा में भी ये एंजाइम प्रेजेंट है, इसका माइन्यूट क्वांटिटी। आर यू गेटिंग दिस? चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व। रेगुलेशन देख लेते हैं हम लोग। रेगुलेशन फटाफट आइए कि रेस्पिरेशन का रेगुलेशन क्या है। रेगुलेशन में देखिए 2 रीज़न है ब्रेन में। मेन सेंटर जो है ना, इसका मेन सेंटर वो है मेड्यूला में। कहाँ पे? मेड्यूला में। और इसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेन सेंटर है जो इन्हेलेशन एक्सहेलेशन को कंट्रोल करता है, मेन रेस्पिरेटरी प्रोसेस को। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सेसरी सेंटर्स होते हैं जो पॉन्स में होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या कहते हैं? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, इसको मॉडरेट करता है, या हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ये यहाँ से कुछ इम्पल्सेस जाते हैं और ये इसके वी कैन से इसको गवर्न करता है एक तरीके से। ठीक है, और ये क्या करता है? ये इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम कर देता है। मतलब मॉडरेट करने वाला काम ये करता है, इंस्पिरेशन ड्यूरेशन को कम कर देता है। ठीक है, कम कर देता है। ओके, बात समझ में आई? और इसके अलावा ये तो नर्वस रेगुलेशन हो गई। इसके अलावा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के जस्ट एडजेसेंट, इसके जस्ट एडजेसेंट वी कैन से एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है। कीमोसेंसिटिव एरिया, तो याद रखना, कीमोसेंसिटिव एरिया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के जस्ट एडजेसेंट होता है। और ये क्या करता है? ये है कि दिस इज सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव है। अगर इसमें थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है तो ये तुरंत से रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को इनके कंसंट्रेशन में थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को तुरंत से सिग्नल भेजेंगे और कहेंगे कि भाई जो भी रेमेडियल एक्शन है वो परफॉर्म कर लो। ठीक है ना, इसके कंसंट्रेशन को कैसे भी कम करना है। तो क्या होगा, जल्दी जल्दी आपका जो है ब्रीदिंग रेट को बढ़ा दिया जाएगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर वो उसको मैनेज कर लेगा। लेकिन दिस कीमो सेंसिटिव एरिया इज लेस सेंसिटिव फॉर ऑक्सीजन, लेस सेंसिटिव फॉर ऑक्सीजन। भाई देखिए, ऑक्सीजन से किसको परेशानी है? ऑक्सीजन से परेशानी तो किसी को नहीं है। दिस इज लेस सेंसिटिव फॉर ऑक्सीजन, or we can say the sensitivity of this area is insignificant for the oxygen. Okay, now कुछ और केमिकल रेगुलेशन में आता है, जैसे हमारी जो ओर्टा है, ठीक है, ओर्टा और जो हमारी कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी, इसको समझना। हमारी ओर्टा और हमारी कैरोटिड आर्टरी में कुछ ओर्टिक आर्क होते हैं।
कुछ आर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के लिए सेंसिटिव होते हैं। वो भी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, अगर इनमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस आता है तो वो भी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज भेजते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इसका रेगुलेशन है। बस जैसे मैंने बताया ऐसे ही आपको पढ़ना है। ओके, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम कर देता है, ये इसको मॉडरेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। कहाँ होता है, ये पॉन्स में होता है, ये मेड्यूला में होता है। ओके, कीमो सेंसिटिव एरिया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के जस्ट एडजेसेंट होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के लिए सेंसिटिव है, ऑक्सीजन के लिए लेस सेंसिटिव है, और ये सिग्नल भेजता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को अगर इनके कंसंट्रेशन में कोई चेंज आया। ओर्टा और कैरोटिड आर्क में कुछ आर्टरी में कुछ आर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैरोटिड आर्टरी मतलब जो आर्टरी हमारी अपर पोर्शन को ब्लड लेके जाती है, या वी कैन से हेड को ब्लड लेके जाती है। ठीक है, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के लिए सेंसिटिव है और ऑक्सीजन के लिए इतना सेंसिटिव नहीं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेगुलेशन। कुछ डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एस्थमा हो गया। एस्थमा में क्या होता है, अब आप देखिए, इट इज़ अ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। एम्फाइसीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, जिसमें रेस्पिरेटरी एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। सिगरेट पीने वाले लोगों में ये काफ़ी कॉमन होता है। ORD वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज में क्या होता है, सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट फुली कोप अप विद द सिचुएशन। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू द फाइब्रोसिस। फाइब्रस टिश्यू जो होती है उसकी प्रोलिफरेशन होने लग जाती है एंड कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज वर्कर्स जो भी है। तो यहाँ पे देखिए, जो स्टोन फैक्ट्री वगैरह होती है वहाँ पे डस्ट पार्टिकल की वजह से जो लोग लॉन्गर टाइम के लिए डस्ट के एक्सपोजर मतलब कांटेक्ट में रहते हैं, उनमें जो लंग की जो फाइब्रस टिश्यू है वो काफ़ी तेज़ी से प्रोलिफरेट करने लग जाती है और लंग फाइब्रस हो जाता है। ठीक है, जिससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़। अब इसमें कुछ ऐसे जैसे सिलिकोसिस भी आता है, इसमें एस्बेस्टोसिस भी आता है। ठीक है, तो याद रखना है एस्बेस्टोस फैक्ट्री जो माइल सिल्का की जो फैक्ट्री होती है वहाँ पे सारी जो प्रॉब्लम है वो कॉमन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। ठीक है, हम लोग आगे जो है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग ना 1 शॉर्ट लेक्चर ही तेज़ी से कवर करें। ओके, तो बाद में टाइम बचता है तो इसको भी हम कवर करेंगे धीरे धीरे। तो 1 शॉर्ट लेक्चर को हम लोग आगे से कवर करेंगे। हो सकता है कि इसके बाद जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसके बाद कौन सा चैप्टर है, शायद एक्सक्रीटरी सिस्टम जो भी हो, उसको अगर हम पढ़ाएंगे तो 1 शॉर्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे। ठीक है, 1 शॉर्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे, लेकिन सारी चीज़ें बताएंगे। ओके, ठीक है।